देखिए, सेक्शन 119 भी आपको बता दिया। छोटा सा फर्क था इसके अंदर सिर्फ कि इस केस में जो व्यक्ति डिजाइन छुपा रहा होता है वो व्यक्ति एक पब्लिक सर्वेंट होता है, और तीनों उसके जो कंसिक्वेंस हो सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए कि ऑफेंस कमिट हुआ, अगर कमिट हुआ और पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट होता तो 1/2, और अगर कमिट हुआ और पनिशेबल विद डेथ होता तो 10 साल, और अगर कमिट ही नहीं हुआ तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट। अब सेक्शन 120 क्या है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी अभी जब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेक्शन 120 पे आए थे तो वहीं पे वो क्लियर हो चुका था कि 120 क्या था। कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यहां पे आप उस डिजाइन को छुपा रहे हो जिससे आप कोई ऐसा ऑफेंस करवाना चाहते हो जो कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है। बेसिक चीज जो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगी, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस सेक्शन दैट इज 120 इज वन एंड द सेम विद सेक्शन 118। इस सेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल सेक्शन 118 जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि 118 में ऑफेंस जो था वो डेथ पनिशमेंट या लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला था, और सेक्शन 120 में जो ऑफेंस है वो सिर्फ इंप्रिजनमेंट से है, बाकी कोई इसमें फर्क नहीं है। तो यहां पे भी इसके दो ऑप्शन बन सकते हैं, या तो वो ऑफेंस कमिट हो गया या फिर वो ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ। अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म या सिर्फ फाइन या दोनों, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म या सिर्फ फाइन या दोनों। अभी तक देखो आप जितना भी देख रहे थे 1/4 1/2 1/4 1/2 देख रहे थे, यहां पहली बार 1/8 वाला कॉन्सेप्ट आया है, यानी इसको आप ऑड वन आउट बोल सकते हो। ऑड वन आउट का मतलब समझते हो कि 4-5 चीजें दिख रही है उसमें से एक अजीब दिखने वाला अलग करो। ये 1/8 वाली चीज अलग से आई है। 1/2 तो देखा, 1/4 तो देखा, बट ये 1/8 अभी तक पहली बार दिखाई दिया है, और ये चांसेस होते हैं कि इस चीज के क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि जो ऑड होता है ना उसके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि सेम सेम वर्ड तो बहुत सारे बच्चा तुक्का भी मारता है तो सही लग जाता है, बट ये थोड़ा सा ऑड है 1/8। तो आप याद रखो इस चीज को, क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस की जिसमें इम्प्रिजनमेंट मिलता है, अगर आप उसकी डिजाइन को छुपाते हो, कंसील करते हो, और अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो आपको कितनी सजा मिलेगी, दैट कैन एक्सटेंड टू 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, यानी चोरी की डिजाइन छुपाते हो तो 3 साल की सजा होती है, यानी कि 36 महीने की सजा, उसका 1/8 आप निकाल लो 36 महीने का, तो जो भी हो रहा है 4 पॉइंट समथिंग, उतनी सजा आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए ये सेक्शन 120 खत्म हुआ, और सेक्शन 120 के साथ ये चैप्टर जो चल रहा था हमारा चैप्टर 5 ये भी खत्म हो गया। अभी चैप्टर 5 खत्म हो गया है, अब हम चैप्टर 5A शुरू करते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप बैरेक्ट अपनी साथ लेके बैठेंगे आज से। अभी तक भी आप लोग शायद बैरेक्ट साथ में लेके बैठ रहे होंगे, बट जो लोग अभी भी अपनी बैरेक्ट को साथ में लेके नहीं बैठे हैं, एक चीज समझ लीजिएगा कि आज से आपको अपनी बैरेक्ट साथ में रखना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि हम जो भी रिस्पेक्टिव ऑफेंस के बारे में पढ़ेंगे, हर ऑफेंसेस के बाद आप अपनी बैरेक्ट में देखिएगा नीचे एक बॉक्स बना है, जिस बॉक्स के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस दिया होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है कि जिस ऑफेंस के बारे में आप पर्टिकुलरली पढ़ रहे हो वो ऑफेंस कैसा है, यानी वो ऑफेंस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस आपको बिना वारंट के उसमें अरेस्ट कर सकती है या नहीं, या वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट करने के पहले कोर्ट का वारंट लेके आएगी। ठीक है, या फिर वो ऑफेंस एक बेलेबल ऑफेंस है या नहीं, जिसमें आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाती है, या वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती। ठीक है, या वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसकी कंपाउंडिंग की जा सकती है, जिसका सेटलमेंट किया जा सकता है, राजीनामा उसमें हो सकता है, या वो एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें सेटलमेंट नहीं हो सकता। डेथ के केस में कंपाउंडिंग नहीं होती, रेप के केस में कंपाउंडिंग नहीं होती। और चौथी चीज उसमें क्लासिफिकेशन में ये दिया होता है कि जो पर्टिकुलर ऑफेंस आप पढ़ रहे हो उस ऑफेंस का ट्रायल कहाँ चलेगा, यानी कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा या फिर सेशन कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा। ये प्लेस ऑफ ट्रायल भी आपको वो चीज बताती है। तो जिसको आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कहते हो, उस क्लासिफिकेशन में आपको सबसे पहले यही सब मालूम पड़ता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है, और ट्रायबल कहाँ पे है, ट्रायल कहाँ चलेगा। ये 4 चीजें
आपको हर ऑफेंस के नीचे एक बॉक्स बना रहेगा, उसके अंदर दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको ये चीज सबके साथ, हर ऑफेंस जो मैं आपको बताऊंगा उसके साथ साथ देखते चलनी है। ठीक है, चलिए अभी एक बड़ा छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 5A, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ले दे के दो सेक्शन है इसके अंदर, सेक्शन 120A और 120B। लेकिन उसके बाद भी ये टॉपिक इतना वास्ट है। जिस तरह से सेक्शन 34 और 35 था, दिखने में छोटा लेकिन पढ़ने में बहुत बड़ा, ये भी वैसा ही है। तो एक और चीज पहले मैं आपको बता दूं, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसका। चैप्टर 5A इसको बोलते हैं। 5 के साथ आपको ए लगा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि ये चैप्टर इनिशियली हमारे आईपीसी में प्रेजेंट नहीं था, इसे बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसे बाद में इंट्रोड्यूस किया था बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1913, यानी कि 1913। 1913 में इसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था। और इसको ऐड करने के साथ ही इंडिया के क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक नया ऑफेंस जुड़ गया था, जिसको कहते हैं ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 1913 के पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं करता था इंडिया में, बट 1930 में जब ये नया चैप्टर ऐड हुआ, तब से एक नया ऑफेंस जुड़ गया, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब एक और चीज, एक चीज यहां पे समझना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने आपको क्राइम के कुछ एलिमेंट्स बताए थे कि कोई चीज ऑफेंस होना अगर है, कोई चीज अगर ऑफेंस है तो उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। मुझे सबसे मेन एलिमेंट्स बता दो बस, कि कोई चीज अगर ऑफेंस कहलाएगी तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए। मेंस रिया, क्या होता है मेंस रिया? गिल्टी माइंड सर। और उसके अलावा? सर इंटेंशन। वो तो आ गया ना इधर मेंस रिया के अंदर। चलो ठीक है, अलग से भी मान लो एक बार। और क्या इसके अलावा? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल रहे हो आप उसके बाद की। सर एक्टस रिया। व्हाट इज दैट? सर वो जो गिल्टी इंटेंशन था उसको कमिट किया। एग्जैक्टली। अब आप यहां पे ये समझो कि अगर कोई व्यक्ति यहां पे एक्टस रिया करता ही नहीं है, सिर्फ एक गिल्टी माइंड लेके बैठा होता है बस, तो क्या वो एक ऑफेंस कहलाएगा? जो कि आप लोगों ने कहा कि सर ये तो किसी भी ऑफेंस के लिए एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, कि वहां पे गिल्टी माइंड भी होना चाहिए, यानी कि मेंस रिया भी होना चाहिए। उस गिल्टी माइंड के साथ आपका एक्टस रिया भी होना चाहिए, यानी कि उस गिल्टी माइंड को अंजाम देने के लिए आपको एक्ट भी करना पड़ेगा, तब वो चीज ऑफेंस कहलाएगी। बट मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि अगर सिर्फ गिल्टी माइंड लेके इंसान बैठा हो, एक्टस रिया किया ही नहीं हो, कोई एक्ट किया ही नहीं हो, तो क्या वो ऑफेंस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आप लोगों ने जो आंसर दिया उसके बेसिस पे बता दो। क्या लगता है प्रीत, ऑफेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोर्ड पे लिखी हुई नहीं किसी चीज को देख के आंसर मत देना, ठीक है? अपने हिसाब से बताना आपको क्या लगता है। सर, नहीं नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। ठीक है, आप लोग सही भी हो, आप लोग सही भी हो, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि जनरल लॉ खुद बोलता है, जनरल लॉ ने खुद हमको बोला कि यार ये सारे एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए तो ही वो चीज ऑफेंस कहलाएगी। यानी मेंस रिया भी होना चाहिए, एक्टस रिया भी होना चाहिए, तभी वो चीज ऑफेंस कहलाएगी। ये जनरल लॉ है। बट आप तो जानते हो इस चीज को कि हर जनरल लॉ का कोई ना कोई एक्सेप्शन बैठा होता है। जनरल लॉ को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जनरल लॉ गलत नहीं होता है, वो सही बात है, बट उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो ये चीज समझ लो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल लॉ। ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये एक एक्सेप्शन है इस जनरल लॉ का, वेयर इंटेंट अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्राइम। मैंने आपसे यही तो सवाल पूछा था कि क्या अकेला इंटेंशन यानी कि सिर्फ मेंस रिया, सिर्फ और सिर्फ मेंस रिया, नो एक्टस रियस, क्या ये क्राइम कहलाएगा? आप लोगों ने कहा था नहीं कहलाएगा सर, ये जनरल लॉ है कि अकेला इंटेंशन क्राइम नहीं होता है। बट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इस चीज का एक्सेप्शन है जहां पे अकेला इंटेंशन भी एक क्राइम होता है। सिर्फ इंटेंशन, सिर्फ मेंस रिया यहां पे एक क्राइम होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर। और कोई पूछे कि ऐसा क्यों, जनरल लॉ तो बोलता है कि ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा, फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इसको ऑफेंस क्यों माना जाता है? तो आप सिर्फ एक ही जवाब दोगे, बिकॉज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल लॉ। ठीक है, तो ये तीन बेसिक चीज थी इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन यहीं पे काफी है। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में सेक्शन कितने हैं। इसमें 2 सेक्शन है। नहीं, 2 नहीं, हाँ 2 ही तो है। 120A 120B खत्म। ठीक है, अब अपन दोनों को देख लेते हैं।
पहले आप बात कर लो सेक्शन 120A की। 120A डिफाइन करता है सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, यानी कि पहले तो डेफिनेशन दी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, और जो दूसरा सेक्शन है उसमें पनिशमेंट है। मतलब बहुत छोटा चैप्टर है, एक डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को और एक उसकी पनिशमेंट के बारे में बता देता है, और वहीं पे ये चीज खत्म हो जाती है। बेयर एक्ट में देखोगे तो बहुत छोटा है, लगेगा जल्दी खत्म हो जाएगा, बट यहाँ पे पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा कितना बड़ा है ये। अभी बेयर एक्ट से पढ़ते हैं पहले, फिर अपन इसको इधर से समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 120A में, और ये देखो बहुत ज्यादा सवाल इसके बनते हैं हर एग्जाम में। ये दोनों सेक्शन का सवाल हर एग्जाम में बनते हैं, ऐसी कोई एग्जाम अनटच नहीं रही है इससे, ठीक है। when two or more person agree to do when two or more person agree to do or cause to be done, दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से एग्री हो रहे हैं किसी चीज को करने के लिए या किसी चीज को करवाने के लिए, खुद करने के लिए भी या करवाने के लिए, दोनों इंक्लूडेड है। बट क्या क्या करने के लिए, क्या करवाने के लिए? एन इलीगल एक्ट or an act which is not illegal but by illegal means। दो या दो से ज्यादा लोग, देखो मैं आपको सिखाता हूं कि इंग्रेडिएंट कैसे बनाते हैं किसी भी ऑफेंस का, है ना। ये कहते हैं ना कि हर ऑफेंस के कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट, जिनको कोर्ट भी देखती है कि एक एक इंग्रेडिएंट उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग होता है तो वो ऑफेंस का चार्ज नहीं बनता, है ना। तो अब देखो मेरे साथ साथ बैठ के आप लोग इंग्रेडिएंट बनाओगे। पहला सेंटेंस क्या लिखा है? व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, मतलब पहला इंग्रेडिएंट ये है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स हु आर एलिग टू कंस्पायर, और ये पर्सन जो है ये टू और मोर होना चाहिए, मतलब दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। ये चीज सबसे पहला इंग्रेडिएंट बन गया। ये देखो मैंने सेकंड नंबर पे भी लिखा है टू और मोर पर्सन, है ना। तो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए, ये पहला इंग्रेडिएंट है। दूसरी चीज, टू डू और कॉज टू बी डन, an illegal act or an act which is not illegal by illegal means। चलो पहला इंग्रेडिएंट तो बन गया कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एग्रीमेंट किस चीज का कर रहे हैं? तो एग्रीमेंट शुड बी, द एग्रीमेंट शुड बी फॉर डूइंग एन इलीगल एक्ट, या तो इलीगल एक्ट को करने का एग्रीमेंट है या फिर किसी लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से करने का एग्रीमेंट है। देखो लीगल एक्ट को भी इलीगल तरीके से करोगे तो गलत कहलाएगा, तो या तो उसको करने का एग्रीमेंट है। बस हो गए ना, एसेंशियल इंग्रेडिएंट खत्म, कि दो या दो से ज्यादा लोग, उनके बीच में एक एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जो है वो किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए या किसी लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से करने के लिए या करवाने के लिए। बस ये इंग्रेडिएंट यहीं पे खत्म हो जाते हैं। एंड मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ टू और मोर पर्सन इज अ साइन को नॉन एसेंशियल कंडीशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये एक फ्रेज होता है, लीगल टर्मिनोलॉजी, साइन को नॉन, इसका मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन। तो एक चीज जरूर आप समझ लेना यहाँ पे कि दो लोगों के माइंड मिलना, दो या दो से ज्यादा लोगों के माइंड मिलना, और वो भी इस चीज पे कि वो कोई इलीगल एक्ट करवाएंगे या फिर वो कोई लीगल एक्ट इलीगल तरीके से करवाएंगे, इस चीज पे दो या दो से ज्यादा लोगों के दिमाग मिलना चाहिए, तभी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। एक अकेला व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद अब जब यहां पे बात आती है इंग्रेडिएंट, तो इंग्रेडिएंट के अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैंने कहा था पहला इंग्रेडिएंट की एक एग्रीमेंट होना चाहिए दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। अब कोई पूछेगा, कोई महान व्यक्ति आके पूछता, भैया एग्रीमेंट तो दो टाइप के होते हैं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इंप्लाइड एग्रीमेंट, आपको कौन सा वाला चाहिए? यहाँ पे ये सवाल बनेगा ना कि आपको कौन सा चाहिए। क्या उन सबके बीच में कोई एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए, कागज पे स्टाम्प पेपर पे लिखा है कि देख भाई हम दोनों मिलके इस इलीगल चीज को करवाना चाहते हैं, इसको कहते हैं एक्सप्रेस। तो पहली चीज, ये कोई यहाँ पे आपको एक्सप्रेस इंग्रेडिएंट, यहाँ पे कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट आपका नहीं चाहिए। द एग्रीमेंट नीड नॉट बी एक्सप्रेस, इंप्लाइड एग्रीमेंट भी चल जाएगा। दो लोग मिलके एक दूसरे को इशारों से भी बोल देंगे ना कि भाई चल ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, काम हो जाएगा। एग्रीमेंट एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट एक्सप्रेस नहीं है तो क्या ओनली द ट्रांसमिशन ऑफ थॉट शेयरिंग द अनलॉफुल एक्ट इज नॉट सफिशिएंट। एक और चीज, अगर सबूत में यह मिल गया है कि उन दोनों के थॉट एक दूसरे से ट्रांसमिट हुए थे, दो लोगों के थॉट एक दूसरे से ट्रांसमिट हुए थे कि यार हम ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ वो भी सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे। मतलब देखो, एक तरफ मैं कह रहा हूं कि एग्रीमेंट एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ यह है कि अगर उनके सिर्फ थॉट एक दूसरे से शेयर हुए हैं बस, वो भी सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि थॉट शेयर होना इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दोनों उस चीज पे एकदम से एग्री हो जाएं कि हाँ भाई करना ही है। कई बार हम अपने दोस्त को बैठ के कुछ अपने थॉट्स बताते रहते हैं कि यार देख मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है। जरूरी थोड़ी ना कि वो हमारी हर बात पे एग्री हो जाएगा। हम जो भी थॉट उसको शेयर करेंगे वो हाँ कह देगा, कह रहे हाँ तो एकदम सही कह रहा है, चल अपन तो कर ही देते हैं। ऐसा तो होता नहीं है।
तो ये चीज समझो, ओनली द ट्रांसमिशन ऑफ थॉट शेयरिंग, द अनलॉफुल एक्ट इज नॉट सफिशिएंट हियर। ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल चीज आ रही है इसके अंदर, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप इस चीज पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, बट ये थोड़े से केस लॉ वगैरह ढूंढ ढूंढ के मैं उसके अंदर से कंटेंट निकालता हूँ ना, तो इसमें ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट आपको इजी लगेगा, अ कॉन्स्पिरेसी इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस which continues to subsist till it is executed or rescinded or frustrated by choice of necessity। देखो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहलाता है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब कि ये ऑफेंस कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ऑफेंस होता है जिसको हम कहते हैं मर्डर, आप गए, आपने मर्डर किया, काम खत्म, ऑफेंस खत्म, ऑफेंस एंड हो गया वहीं पे जहां पे मर्डर हो गया। बट एक ऑफेंस ऐसा होता है जो कंटिन्यू ऑफेंस कहलाता है। ये ऑफेंस तब तक चलता रहता है जब तक आपका वो गिल्टी माइंड काम कर रहा है। मतलब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि एक एग्रीमेंट होता है ना लोगों के बीच में, जब तक वो एग्रीमेंट चल रहा है तब तक ये ऑफेंस चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि वो जिस चीज की कॉन्स्पिरेसी आपने करी है वो एग्जीक्यूट हो जाए। या तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये ऑफेंस खत्म हो जाएगा, या फिर वो रेसिंड हो जाए। रेसिंड का मतलब होता है कि आप लोगों ने जिनने मिलकर एग्रीमेंट करा है उसको करने के लिए या करवाने के लिए आप लोग वापस से साथ में मिलकर उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर रहे हो कि चल अब नहीं करेंगे यार, कैंसिल हो गया प्लान। या फिर फ्रस्ट्रेटेड बाय चॉइस ऑफ नेसेसिटी। फ्रस्ट्रेटेड बाय चॉइस ऑफ नेसेसिटी का क्या मतलब होता है? 1 सेकेंड ना, गिव मी 1 सेकेंड। अब इसमें एक और चीज लिखा है, फ्रस्ट्रेटेड बाय चॉइस ऑफ नेसेसिटी। ये फ्रस्ट्रेटेड का मतलब समझना ध्यान से, ये फ्रस्ट्रेटेड का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस चीज के लिए वो लोग आपस में एग्रीमेंट कर रहे थे ना कि अपन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब वो कुछ ऐसी चीज हो गई है उनके बीच में जहां पे वो उस चीज को अंजाम ही नहीं दे पाएंगे, यानी कि उनका जो एग्रीमेंट था वो फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट हो जाना मतलब कि नहीं पूरा ही नहीं हो पाएगा अब तो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो जब वो हो जाएगा यानी कि वो चीज आगे होना इम्पॉसिबल हो जाएगी, तब भी ये कॉन्स्पिरेसी खत्म हो जाएगी। मतलब ये कॉन्स्पिरेसी एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, ये तब तक चलता है जब तक वो एग्जीक्यूट हो जाए, रेसिंड हो जाए या फ्रस्ट्रेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब तक ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसको कहते हैं सबसिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, यानी कि कॉन्स्पिरेसी अभी जिंदा है। During its subsistence, whenever any one of the conspirator does an act or series of act, he would be held guilty under section 120 of the IPC। और देखो इसमें एक और चीज होती है कि जो तीनों चारों लोग मिलके, दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा, ये सारे लोग मिलके सब कहलाते हैं कॉन्स्पिरेटर्स। अब जब तक इनकी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इनमें से कोई भी अगर एक ऑफेंस करेगा, यानी कॉन्स्पिरेटर सारे के सारे एक साथ तो ऑफेंस करते नहीं, 5-6 लोग मिलके गए, कोई एक कब मार रहा है, कोई एक कब मार रहा है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी अभी जिंदा है। तो जब तक कॉन्स्पिरेसी सबसिस्ट करती है, जब तक कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है, तब तक अगर उनमें से कोई भी कॉन्स्पिरेटर अगर एक ऑफेंस करता है, एक्ट करता है या सीरीज ऑफ एक्ट करता है, देन ही वुड बी हेल्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 120B ऑफ द आईपीसी। इसकी जो पनिशमेंट है, इसका जो ऑफेंस बनता है, वो ऑफेंस बनता है सेक्शन 120B के अंदर, यानी पनिशमेंट आपको सेक्शन 120B की मिलती है, क्योंकि 120A जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन है बस, ठीक है। तो काफी इलेबोरेट डेफिनेशन है, हमने यहाँ पे पढ़ ली। थोड़े से एलिमेंट्स में आपको बताता हूँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के क्या क्या एलिमेंट हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका जिसको आप अकम्प्लिश करना चाहते हो। दूसरी चीज, एक प्लान, एक स्कीम आपकी वहां पे रेडी होना चाहिए जिससे आप उस ऑब्जेक्ट को अकम्प्लिश करने के रास्ते ढूंढ रहे हो, जिसको हम एग्रीमेंट कह सकते हैं। एक प्लान बनाया, उस प्लान को बनाने के बाद दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट किया, एक अंडरस्टैंडिंग करी है कि हम लोग अब कॉन्स्पिरेटर बन चुके हैं, वो लोग डेफिनेटली कमिट हो चुके हैं कॉपरेट करने के लिए एक दूसरे के साथ, कि हम दोनों, हम तीनों, हम चारों मिलके इस एग्रीमेंट में लिखी हुई चीज को अंजाम देंगे। एंड इन द जुरिसडिक्शन वेयर द स्टैट्यूट रिक्वायर्ड एन ओवर्ट एक्ट। और यहाँ पे जो आप ये एग्रीमेंट कर रहे हो, जिस एक्ट को करने का, ये एक्ट को करने का आप एग्रीमेंट जो कर रहे हो वो उस जुरिसडिक्शन में कर रहे हो जहां पे स्टैट्यूट आपको कुछ ओवर्ट एक्ट करने का बोलता है। देखो एक चीज होती है जो आपको आईपीसी में बार बार दिखाई देगी, ओवर्ट एक्ट। एक होता है एक्ट और एक होता है ओवर्ट एक्ट। एक्ट मतलब सिंपल सी चीज, कोई काम करना, और ओवर्ट एक्ट मतलब कि एक ऐसा काम करना जिसको जब आईपीसी देखेगा तो आईपीसी देखते से समझ जाएगा कि अरे ये तो ऑफेंस है। उसमें वो पूछेगा ही नहीं आपसे कि इस एक्ट में क्या क्या था, नहीं पूछेगा, बस इतना उसको पता चल जाएगा कि आपका जो एक्ट है वो इतना ज्यादा दिख रहा है कि आपसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति का मर्डर हो गया तो वहां पे अब ओवर्ट एक्ट कहला गया, वो दिखाई दे रहा है कि सामने वाला व्यक्ति मरा पड़ा है, सामने वाले व्यक्ति की जान जा चुकी है, मतलब इसका मर्डर हुआ है। यानी ये तो सवाल उठता ही नहीं कि इसका मर्डर हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि सर्कमस्टेंसेस इस चीज को गलत प्रूफ कर सकते हैं, सुसाइड वगैरह भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट हाँ वहां पे कोर्ट को ये नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये मर्डर है कि कोई दूसरा ऑफेंस है। वहां पे ओवर्ट एक्ट खुद इस चीज को बोल रहा है कि ये
मर्डर है। यानी ओवर्ट एक्ट एक ऐसा टाइप का एक्ट होता है जिसको देखते से कोर्ट खुद इस चीज का प्रिजम्पशन बना लेती है, कोर्ट को समझ में आ जाता है कि यार इस एक्ट का तो हमको कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा, इसका तो केस चलाना ही पड़ेगा, है ना, तो ये ओवर्ट एक्ट कहलाता है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी यही होता है, आपका जो एग्रीमेंट वगैरह होता है वो एक ओवर्ट एक्ट के लिए होता है, ठीक है, कि कोई एक्ट जो आप करते हो अगर, या कोई एक्ट जो आप ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ करते हो जिसको आप एकम्प्लिश करोगे, तो एक ओवर्ट एक्ट वहां पे बन जाएगा जिसको कोई भी देखेगा या कोई भी स्टेट्यूट या आईपीसी उसको एक ऑफेंस कंसीडर करेगा। ठीक है, ये थोड़ा जनरल पॉइंट है फोर्थ वाला, इसको आप नहीं भी लिखोगे कभी आंसर में तो चलेगा, बट ये शुरू के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स में। ठीक है, चलिए ये कॉन्स्पिरेसी हो गई। अब इस कॉन्स्पिरेसी में इतना ही नहीं है, अभी तो इस कॉन्स्पिरेसी में और भी बहुत कुछ देखिए आप, ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको कॉन्स्पिरेसी, तो इसकी बची हुई चीजें मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल मैं फटाफट से आपको कॉन्स्पिरेसी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दूंगा, और कल समझ लो कि कल हमारा ये जो जनरल प्रिंसिपल वाला एक टॉपिक होता है किसी का, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कल से हम स्पेसिफिक ऑफेंसेस को पढ़ने लग जाएंगे। तो बेरेक्ट जो आज भी नहीं लेके बैठे थे, जरूर अपनी बेरेक्ट आज वो ढूंढ लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, और कल से बेरेक्ट साथ में लेके बैठिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास का किसी को कोई डाउट हो